नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस बीजेपी को भेजा नोटिस, 29 अप्रैल तक मांगा है जवाब। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी जानते हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, वो डरे हुए हैं, राहुल गांधी ने किया ये दावा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि केंद्र में सरकार बदलने पर हट सकती है यूपी की भी सरकार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का बड़ा दावा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन का इंडिया गठबंधन को समर्थन, बोले गांव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में आने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण की वोटिंग शुक्रवार को होनी है और राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो डर के मारे कांप रहे हैं और जानते हैं ये इलेक्शन वो हारने वाले हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसीलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है। वो जानते हैं कि इलेक्शन उनके हाथ से निकल गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो गई है। जैसे ही मैंने देश के अक्सरे की बात की तो नरेंद्र मोदी कांपने लगे। वहीं उनकी आदत है, जैसे ही उनको डर लगता है वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे तो कभी चीन की, तो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं, मगर इस बार निकल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि जातिगत जनगणना उनका संकल्प है और वो इसे पूरा करके रहेंगे। कोई भी इस रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक नहीं बल्कि टारगेट है। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय पूछ रहा है कि राम मंदिर बन गया, पीएम मोदी अनुष्ठान में भाग लिया, लेकिन इसमें ओबीसी समुदाय की भागीदारी क्यों नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मतदान आज हो रहा है और इससे पहले दे दिया है बड़ा बयान और पीएम मोदी को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस बीजेपी को भेजा नोटिस, 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताए जाने के बाद संज्ञान लिया। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्षों से मांगे जवाब। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। आयोग ने स्टार प्रचारकों पर लगाम लगाने के पहले कदम के तहत पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराने के लिए जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है। इसके अनुसार आयोग का विचार है कि जहां स्टार प्रचारक अपने भाषणों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, वहीं आयोग पार्टी प्रमुखों से मामला दर मामला के आधार पर जवाब तलब करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसी के साथ आयोग ने पार्टी प्रमुखों और अतिरिक्त जिम्मेदारी इन पर डाली है। प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर नतीजे होते हैं। आयोग ने नड्डा से ये भी कहा कि वो पार्टी के सभी स्टार प्रचारकों से राजनीतिक विमर्श के उच्च मानक तय करने और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के लिए कहें। आयोग ने यह भी कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा दिए गए प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर नतीजे होते हैं। और अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार है कि आयोग ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लिया हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आयोग ने विपक्षी दल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में क्या कहा? दोनों दलों के अध्यक्षों को लिखे गए पत्र में आयोग ने मोदी, गांधी या खड़गे का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन चिट्ठियों में उसे मिली शिकायतों को संलग्न किया गया है, जिसमें
तीनों नेताओं के खिलाफ आरोप का ब्यौरा है। आयोग को की गई अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा था कि मोदी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांटना चाहती है और विपक्षी दल महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेगा। भाजपा का चुनाव आयोग को पत्र। दूसरी ओर भाजपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान मोदी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह से भयावह आरोप लगाए। भाजपा ने खड़गे पर यह दावा करने के लिए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है कि उन्हें अनुसूचित जाति यानी कि एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के खिलाफ भेदभाव के कारण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी जानते हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, वो डरे हुए हैं, राहुल गांधी का दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी की गारंटी और मोदी की गारंटी में फर्क साफ है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस की गारंटी हिंदुस्तानियों की सरकार महिलाओं को 8500 रुपए प्रति माह, युवाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की नौकरी और 30 लाख रिक्तियों पर भर्ती और किसानों को कानूनी एमएसपी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने दावा किया कि मोदी की गारंटी का मतलब अडानियों की सरकार, देश की संपत्ति और अरबपतियों की जेब में चंदे के धंधे वाला वसूली गैंग, संविधान और लोकतंत्र खत्म, किसान पाई पाई का मोहताज। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों गारंटी में फर्क साफ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान में करोड़ों लखपति बनाएगी और मोदी जी जानते हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में सरकार बदलने पर हट सकती है यूपी की भी सरकार, सपा प्रमुख अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का दावा। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी डिंपल यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की मौजूदा सरकार को हटाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। केंद्र में भाजपा की सरकार हटने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस पार्टी की सरकार हट सकती है। मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिंपल ने यहाँ एक चुनावी जनसभा में कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं संविधान और लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। समाज का हर वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। भाजपा के लोग झूठी बातें फैलाते हैं और अब पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि ये झूठ और लूट की सरकार है। डिंपल ने कहा कि हमें ये चुनाव बहुत बारीकी के साथ चालाकी से भी लड़ना है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो सरकार संविधान को मिटाना चाहती है और संविधान के माध्यम से हमें मिलने वाले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों और सम्मान को छीनना चाहती है, उसको हटाने का यही सही समय है। और अगर ये सरकार केंद्र से हटती है तो उत्तर प्रदेश से भी ये सरकार हट सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन का इंडिया गठबंधन को समर्थन, बोले गांव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में सत्ताधारी दल भाजपा का विरोध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। सरपंच एसोसिएशन ने कहा है कि वो लोकतांत्रिक तरीके बीजेपी का विरोध करेंगे और भाजपा के उम्मीदवारों की गांव एंट्री तक नहीं होने देंगे। दरअसल ग्राम पंचायतों में 2 लाख से अधिक के कार्य ई टेंडरिंग से करवाने के खिलाफ आंदोलन के दौरान भाजपा सरकार में पुलिस की लाठियां खाने वाले सरपंचों ने चुनाव में बीजेपी की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। करनाल में सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नामांकन से पहले रामलला का दर्शन कर सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और इसी के साथ सियासी चर्चाओं ने पकड़ लिया है जोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर राहुल गांधी यहां पर नामांकन से पहले रामलला के दर्शन को जा सकते हैं। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला बेहद रोचक होता चला जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने एक-एक सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने लड़ने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव के बाद अब सबकी निगाहें गांधी परिवार पर टिकी हुई हैं। सूत्रों का दावा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों ही नेता नामांकन से पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 1 मई को राहुल और 3 मई को प्रियंका गांधी अपना नामांकन कर सकती हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी वायनाड चुनाव में व्यस्त हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होनी है और राहुल गांधी को
इस बार वायनाड सीट पर भी कांटे की टक्कर मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि 26 को वोटिंग के बाद राहुल गांधी और उनकी टीम उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही प्रियंका गांधी के भी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। राहुल और प्रियंका गांधी मई महीने के शुरुआती दिनों में अपना नामांकन कर सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन रद्द कर सकते हैं, जबकि नामांकन के आखिरी दिन 20 मई को प्रियंका गांधी रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल कर सकती हैं। अमेठी और रायबरेली सीट पर 5वें चरण यानी 20 मई को वोटिंग होनी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार का जुड़ाव है, इसीलिए दोनों ही सीट पर गांधी परिवार के ही सदस्य चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल यूपी में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर जीत से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी मुश्किल में, प्रधानमंत्री हैरान। जयराम रमेश बोले कि हमारे घोषणा पत्र को सांप्रदायिक एंगल देने की गई कोशिश। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। पीएम मोदी अपने चुनावी भाषणों में ओबीसी आरक्षण, संपत्ति का बंटवारा, विरासत पर टैक्स, मंगलसूत्र समेत कई मुद्दे उठाकर कांग्रेस को बैकफुट पर ला लिया है। दोस्तों, इससे संभलने के लिए और जनता में गलत परसेप्शन न बने, इसके लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा मुश्किल में है और पीएम हैरान है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद वो पूरे एजेंडे को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। वो अपनी चुनावी रैलियों के दौरान हमारे घोषणा पत्र का प्रचार कर रहे हैं। भले ही ये प्रचार गलत है, झूठ पर आधारित है, फिर भी ये पहली बार है कि पीएम विपक्ष के घोषणा पत्र का प्रचार कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के नकली शिवसेना संबंधी कमेंट पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा बीजेपी है बोगस जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और उसे बोगस जनता पार्टी करार दिया। इससे पहले बीजेपी ने उनकी पार्टी को नकली शिवसेना बताया था। मराठवाड़ा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए ठाकरे ने पूर्व कांग्रेस नेता अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने का जिक्र किया। ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि अशोक चौहान को पार्टी में शामिल करके सत्तारूढ़ पार्टी भी अब करोड़ों रुपए के आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुब्रत पाठक के भारत पाकिस्तान मैच वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले कन्नौज में समाजवादी पहली गेंद पर मारेंगे छक्का। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के भारत पाकिस्तान के मैच की बात पर कहा कि वो ना बॉल फेंक पाएंगे ना मैच लड़ पाएंगे, पहली बॉल में समाजवादी छक्का मारेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा का बैंड बज गया है, कारोबारियों से चंदा उगाही नहीं वसूली है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति की शुरुआत में मैं यहाँ आया था, जनेश्वर मिश्र, नेताजी आजम खान ने मुझे यहाँ लड़ाया था, उन्होंने निर्णय लेकर मुझे कन्नौज सौंप दिया था। कन्नौज की जनता इससे बड़ा आशीर्वाद देकर इस बार भेजेगी और ये चुनाव नकारात्मक राजनीति खत्म करेगा। कन्नौज की पहचान खुशबू, मोहब्बत व प्यार को लाएगा। खुशबू और आगे बढ़ाएंगे और कन्नौज के विकास, लोगों के सम्मान, इतिहास, कारोबार बढ़ाने के काम करेंगे। यहाँ का विकास भाजपा ने रोका क्योंकि वो काम समाजवादी ने कराए थे, भाजपा ने अपमानित किया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज की जनता का सेवक हूं, लोहिया जी को लड़ाया, समाजवादी सिद्धांतों को बढ़ाया, डॉक्टर बाबा साहेब को बढ़ाया, नेताजी को चुना, समाजवादियों का गढ़, खासकर मेरा ये घर है, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। विरोधी व भाजपा प्रत्याशी की भाषा बदली है, यही सपा के पक्ष में रुझान है। कन्नौज एक क्रांति है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करती, बार बार घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें करती है। मीसा भारती का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी से पाटलिपुत्र प्रत्याशी मीसा भारती ने एक बार फिर भाजपा पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि गर्मी तो है, इस बीच में
चुनाव है, लेकिन गर्मी का असर भाजपा को अधिक महसूस हो रहा है। मीसा भारती ने कहा कि भाजपा वालों ने इस गर्मी में जनता से जो 10 वर्षों तक वादा किया, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो। उन्होंने कहा कि ये लोग अग्निवीर योजना लाए हैं, जिसमें 18 वर्ष में बच्चा जाएगा और वो 22-24 साल का होते ही रिटायर हो जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि नौजवान घर बैठे और इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दें। इस बात को देश की जनता और बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। इस बार जनता का पारा हाई है, इस बार भाजपा के खिलाफ लोगों का पारा हाई है। पाटलिपुत्र प्रत्याशी ने कहा कि इस बार भाजपा के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ लोगों का पारा हाई है। यही बात हम जनता के बीच रख रहे हैं। बीजेपी मुद्दे पर बात नहीं करती है, बार बार घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें करती है। वहीं मीसा भारती ने कहा कि यदि मेरे परिवार के खिलाफ एनडीए गठबंधन को बोलकर फायदा होता है, यदि रोजगार मिल जाएगा तो मेरे परिवार पर खूब बोलें। उन्होंने जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर प्रहार करते हुए कहा कि जेपी नड्डा बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते। बिहार में अपने 10 साल में आपने कहां कहां फैक्ट्री लगाई, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। मीसा भारती ने कहा कि आप लोग 2014 और 19 में भाषण देते थे कि जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसी की चीनी से चाय पिएंगे, तो उसकी चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते। इधर उधर की बात कर लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश क्यों ना करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा महिलाएं अब सोना खरीद ही नहीं सकती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलसूत्र वाली टिप्पणी को लेकर कटाक्ष करते हुए दावा किया है कि बढ़ती कीमतों के कारण ज्यादातर महिलाएं अब सोना खरीदने में ही सक्षम नहीं हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी के बाद हुई कठिनाइयों और पुलवामा आतंकी हमले और सीमाओं पर सैनिक के साथ झड़पों और कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों की भी याद दिलाई। और इन चुनावों में केवल दो ताकतें एक दूसरे के सामने हैं। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमें बताना चाहिए कि कोरोना के प्रकोप के दौरान, नोटबंदी के बाद, पुलवामा आतंकी हमलों और सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में इतनी सारी महिलाओं से मंगलसूत्र छीने जाने के लिए कौन जिम्मेदार है। यादव ने कहा कि मुद्दा चुनाव मुद्दों के बारे में होना चाहिए, मंगलसूत्र के बारे में बात करने का क्या मतलब है जब सोना इतना महंगा हो गया कि ज्यादातर महिलाएं इसे खरीद ही नहीं सकती। उन्होंने विश्वास जताया कि आरजेडी और उसके सहयोगी बिहार में उन सभी 5 सीटों पर जीतेंगे जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। तेजस्वी ने कहा कि इन चुनावों में केवल 2 ताकत एक दूसरे के सामने है। एक तरफ राजग है जो संविधान के लिए खतरा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान बचाना चाहता है। यदि आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं तो आपको राजग के साथ माना जाएगा। नड्डा जहां भी जाते हैं नकदी से भरे 5 बैग अपने साथ लेकर जाते हैं। तेजस्वी की ये टिप्पणी स्पष्ट रूप से पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के संदर्भ में थी, जो कांग्रेस द्वारा इस सीट से पार्टी का टिकट देने से इनकार करने के बाद निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर हो रहा है मतदान। बीजेपी 2019 में बीजेपी ने यहां पर 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान भी यहां पर जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेना भर्ती के वादे का क्या हुआ, क्यों भारत की बिजली चोरी की राजधानी बन गया मुरैना। कांग्रेस के मोदी से तीखे सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश में चुनावी सभा से पहले राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर सवाल उठाए और दावा किया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों विशेषकर आदिवासी बस्तियों में स्वच्छ भारत मिशन विफल साबित हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया और मध्य प्रदेश के मुरैना जा रहे प्रधानमंत्री से हमारे कुछ सवाल हैं। मुरैना में सेना भर्ती को लेकर किए गए बीजेपी के बड़े बड़े वादों का क्या हुआ। मध्य प्रदेश के गांव में अभी भी पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव क्यों है। मुरैना भारत की बिजली चोरी की राजधानी क्यों बन गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान का समय बढ़ाया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने गर्मी के प्रकोप और कम वोटिंग के चलते बिहार की 4 लोकसभा सीट पर मतदान का समय बढ़ा दिया है और इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आयोग ने बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर के
कुल 1700 बूथों पर वोटिंग के समय में परिवर्तन किया है। बता दें कि बांका में दूसरे चरण में, मधेपुरा और खगड़िया में तीसरे चरण और मुंगेर में चौथे चरण में वोटिंग होगी। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मधेपुरा सीट की महिषी विधानसभा में 207 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और 107 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे वोटिंग है। बांका के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में 172 बूथों के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और 102 बूथों के लिए मतदान का समय 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं बेलहर विधानसभा क्षेत्र के 191 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और 146 बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं दोस्तों मुंगेर संसदीय सीट के सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 230 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होना है। तो दोस्तों आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।